मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे और ये वीडियो जो है 18 तारीख 12वां महीना 2019 का ये पूछा हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। 12 से 1 शिफ्ट का ये क्वेश्चन है और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताया जाएगा, चाहे वो MS वर्ड का हो या फिर एक्सेल का हो या फिर पावर पॉइंट का हो, वो सारे चीज़ों क्वेश्चन को आपको कोशिश रहेगा कि उसे प्रैक्टिकली करके दिखाएं। अगर आप वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताया जाता है या फिर और भी तरीके के क्वेश्चन से जुड़े हुए चीज़ों को अगर आप क्यूज देना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा या फिर अबाउट पे क्लिक कीजिए। अबाउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आप क्लिक करने के बाद आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें प्रत्येक दिन 15 से 20 क्वेश्चन पर डे उसमें डाला जाता है और लोग क्यूज देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं 31 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 31 है और इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यह है कि इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर के फाइलों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो FTP का प्रयोग किया जाता है। FTP क्या कहते हैं? FTP होता क्या है? FTP का पहले पूरा नाम आपको बताते हैं। FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और इसके सहारे से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या फिर कहिए कि अन्य जगह पर हम फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फाइल के ट्रांसफ़र के तात्पर्य यह आता है जैसे PDF फाइल, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी कई तरह के फाइल, यानी कि फ़ोटो और वीडियो की तरह चीज़ों को अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना होता है इंटरनेट के माध्यम से, तो इंटरनेट क्या करता है? FTP का सहारा लेता है, यानी कि फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का सहारा लेता है और एक जगह से दूसरे जगह उस फाइल को ट्रांसफर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 32 कि एक श्रेणी में 0 से लेकर 100 के बीच में सारी संख्याओं को लाल रंग से प्रदर्शित करना है, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर हम लोग एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में अगर आप जाइएगा तो एक्सेल में आप होम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर से स्टाइल नाम का ऑप्शन होता है और इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग रहेगा और कलर स्केल से जाके आप उसमें उसका कलर बदल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 33 कि MS वर्ड में पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेज एट्रीब्यूट्स में निम्नलिखित में से कौन से मान्य विकल्प नहीं है? तो ये जो इसमें आप देख रहे हैं पेज का साइज जो देख रहे हैं, ये पेज एट्रीब्यूट्स में पेज साइज नाम का ऑप्शन नहीं होता। ओरिएंटेशन होता है, मार्जिन होता है, स्केल होता है। ओरिएंटेशन आपको बताते हैं MS वर्ड में 2 प्रकार के रहता है, एक पोर्ट्रेट रहता है, दूसरा लैंडस्केप रहता है। मार्जिन में नॉर्मल, कस्टम मार्जिन और नैरो मार्जिन, बहुत तरह के। स्केल के तौर पे आपको बताते हैं कि मार्जिन के जो चारों तरफ चौथाई छोड़ा जाता है तो उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने का, जैसे अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, कस्टमाइज करना है, तो उसके लिए स्केल का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि इनमें से किस पोर्ट का उपयोग चार्जिंग व डाटा ट्रांसफ़र दोनों के लिए किया जाता है? तो USB का। आपको बताते हैं कि USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो इसमें जो बस नाम का जो आप वर्ड आ रहा है, तो बस का मतलब ये नहीं हुआ कि ये जो पैसेंजर आप ले जाता है नगर निगम वाला या फिर और भी कई तरह के जो सवारी ढोता है वो वाला बस नहीं, लेकिन हाँ उसी तरह का होता है, ये आपको बताते हैं। क्योंकि ये जो USB पोर्ट होता है वो मदरबोर्ड से लेकर किसी स्टोरेज डिवाइस में कनेक्ट होता है। अब क्या है कि जो बस क्या होता है कि जैसे अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन दिए तो वो क्या करता है कि आपके डिवाइस से लेकर अगला डिवाइस में वो ले जाता है और फिर वहाँ से लाने का काम करता है। और सेम काम एक गाड़ी वाला यानी कि जो बस रियल बस होता है उसका भी यही होता है कि जैसे अगर आप कोई पैसेंजर जहाँ से चढ़ा अगले जगह पे उसे छोड़ना होता है, सेम इसका भी यही होता है काम कि एक जगह से कोई इन्फॉर्मेशन को उठाया और अगले जगह पे जब तक उसे पेस्ट ना कर दे तब तक वो अपने पास ही रखता है। ऐसे आपको समझाने के लिए किया, आप उस बस को इस बस से जोड़िएगा मत। आपको बता दिए कि सिर्फ जो बस नाम का चीज़ होता है इसका मतलब ये हो गया कि डाटा ट्रांसफ़र करना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आप अपने फ़ोन में जो आप चार्जर इस्तेमाल करते हैं तो जो चौड़ा पिन जो आप देखते हैं, जो आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि एक पिन आया हुआ, तो यही जो पिन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? USB बुलाया था। और इसका पेन ड्राइव, चार्जर आता है, माउस का आता है, कीबोर्ड का आता है, अनेक प्रकार के सारी चीज़ें आती हैं USB। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनमें से कौन सा एक नाम वर्कशीट के अमान्य है? अगर हम लोग वर्कशीट की अगर बात करें तो उसमें हिस्ट्री नाम का कोई भी जगह नहीं होता है और बाकी सारी चीज़ें उसमें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं और रख सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री नाम की चीज़ उसमें नहीं कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, यानी कि 36 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 36 यह है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रोटेक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमान्य है? तो अगर आपको जब किसी भी वर्कशीट में या फिर एक्सेल की किसी भी वर्कशीट में आपको
प्रोटेक्ट करना हो, उसमें पासवर्ड लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, नो, उसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप अगर अमान्य की बात कर रहे हैं तो उसमें टेबल में पासवर्ड नहीं लगाया जाता है, बल्कि उसमें रो और कॉलम जो होता है उसमें पासवर्ड लगाया जाता है। पूरे वर्कशीट में पासवर्ड लगता है, पूरे वर्कबुक में पासवर्ड लगता है, लेकिन उसमें टेबल नाम की पासवर्ड की जगह पे कोई भी जगह उसमें होता ही नहीं है। आप अपने जब अगर आप अपने लैपटॉप अगर रखे होंगे उसमें एक्सेल होगा तो आपको बताते हैं कि कहाँ जाना है। आपको जाना होगा रिव्यू पे, और रिव्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट पर ऑप्शन आएगा, और इस लिस्ट में आप देखिएगा कि कहीं पर भी कोई भी टेबल का जिक्र नहीं किया हुआ है। रो और कॉलम और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें टेबल नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 नंबर क्वेश्चन यह है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल के कंटेंट्स को, यानी कि अगर आप किसी भी सेल में कुछ लिखे हुए हैं और उस सेल में जो भी लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करना, यानी कि रेखांकित करने के लिए निम्नलिखित में से फॉर्मेटिंग विकल्प में से कौन से ऑप्शन को चुनेंगे। तो ये जो यू वाला आप सिंबल देख रहे हैं इसका इस्तेमाल करेंगे आप। ये यू वाला सिंबल MS एक्सेल में होम के अंदर आपको मिलेगा। जब आप किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे आप इसमें हम कुछ लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर, इसे डिलीट करते हैं और यहाँ पे लिख दिए कंप्यूटर, और लिखने के बाद इसका साइज में बदलाव कर देते हैं ताकि आपको आसानी से वो चीज़ दिख जाएगा। और दिखने के बाद हम जैसे इस पर क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद अब हमें जाना होगा होम पे। होम में आप यहाँ पर से फॉन्ट ग्रुप देख रहे हैं, और यू वाला सिंबल पे जब क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन होगा, और इसी के जस्ट बगल में एक और यू मतलब डाउन एरो का बटन होता है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो डबल अंडरलाइन का ऑप्शन होगा। तो जब भी डबल अंडरलाइन या सिंगल अंडरलाइन की ऑप्शन आएगा तो आपको याद हो जाएगा कि होम के अंदर फॉन्ट ग्रुप में होता है। अगर आई वाला पे फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, अगर बोल्ड वाला पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। और अगर ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसका सिंबल का इस्तेमाल होता है बॉर्डर लगाने के लिए। जैसे आप इतना सेलेक्ट किए और इस फंक्शन पे गए और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिए तो देखिएगा इस तरह से बॉर्डर आ गया। और यहाँ पर जो है फॉन्ट साइज बढ़ाने का, घटाने का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ, एक एक करके समझना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 38 है कि पावर पॉइंट में अगर आपके पास 10 स्लाइड है और आप अपने 5वीं नंबर स्लाइड को चुने हुए, यानी कि आपके पास 10 स्लाइड है और आप 5 नंबर स्लाइड पे क्लिक किए हुए हैं, और उस समय वहाँ पर एक प्लस का सिंबल रहता है, और अगर प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो प्लस के सिंबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, सबसे लास्ट जो स्लाइड रहेगा। जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि इसमें लास्ट स्लाइड का नाम है 10 नंबर स्लाइड, क्योंकि टोटल स्लाइड की संख्या कितना है, 10 है। तो जब प्लस वाला सिंबल पे क्लिक करेंगे तो 10 नंबर स्लाइड पे चले जाएंगे। यानी कि ये जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इंड बटन, कंट्रोल प्लस इंड बटन से आपको पता होगा कि क्या होता है। तो कंट्रोल के अगर आप जैसे 100 पेज है आपके पास और एक नंबर में, तो कंट्रोल के साथ इंड बटन प्रेस कीजिएगा तो सबसे लास्ट चले जाइएगा, और कंट्रोल के साथ होम कीजिएगा तो सबसे फास्ट आ जाएगा। वही काम करने का क्या, वही सेम काम करता है प्लस का सिंबल। फिर क्वेश्चन नंबर है 39 कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में लाइन स्पेसिंग के लिए डैश डैश पे जाएंगे, उसके बाद फिर डैश डैश पे क्लिक करके आप उसका बदलाव कर सकते हैं। यानी कि जब एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में जो गैपिंग होता है उसको घटाना और बढ़ाना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले नंबर MS वर्ड 2016 अगर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, 2010 और 13 यूज़ कर रहे हैं तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा, ये पहले बता देते हैं। क्योंकि ये जो आप डिज़ाइन नाम का फंक्शन देख रहे हैं ये 2016 वाला में ही है, बाकी में नहीं है। तो डिज़ाइन पे क्लिक कीजिएगा, उसमें पैराग्राफ ऑप्शन रहता है, उस पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। दूसरा इसका एक तरीका और भी होता है, यहाँ पे होम अगर कर दें, होम में भी पैराग्राफ स्पेसिंग होता है, आप वहाँ पर भी क्लिक करके क्या कर सकते हैं कि एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच का जो स्पेसिंग होता है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, जब आप एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं, यानी कि जब आप एक्सेल का एक फाइल को ओपन करते हैं तब एक्सेल आपके लिए अपने आप एक यानी कि डैश डैश चुनता है। डॉक्यूमेंट विंडो में निचले भाग में सीट टैब का वर्कशीट का नाम दिखाता है। यानी कि जब आप एक्सेल ओपन कीजिएगा तो अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 ओपन कर रहे हैं तो एक सीट ओपन होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी सारे जो है उसे पहले वाला सॉफ्टवेयर जो भी है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट ओपन होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2016 यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक सीट आपके पास देता है, और बाकी वहाँ पे प्लस का सिंबल रहता है जिस पे क्लिक करके आप और भी वर्कशीट को क्रिएट कर सकते हैं, और शॉर्टकट की भी अप्लाई कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F11 बटन प्रेस करके भी क्या कर सकते हैं हम लोग और भी वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 41 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन नंबर 41 है कि CPU का पूरा नाम क्या होता है। तो CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और CPU क्या होता है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है जो भी इनपुट या फिर इंफॉर्मेशन हम सिस्टम में देते हैं इनपुट डिवाइस के ज़रिए उसको प्रोसेस करने का काम करता है।
और उसमें कोई भी तरह का डाटा को स्टोर करने का काम नहीं होता है, वो सिर्फ डाटा को प्रोसेस कर सकता है। और सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू के अलावा उसमें 3 और पार्ट लगे होते हैं, वो सीयू होता है, एमयू होता है और एएलयू होता है। तो सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट, एमयू का पूरा नाम मेमोरी यूनिट जो कि डाटा को स्टोर करने का काम करता है, और जो तीसरा पार्ट होता है उसे एएलयू करते हैं, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है कि एक्सेल में प्रोटेक्ट शीट का विकल्प इनमें से किस मेन्यू के हेडिंग में होता है? तो रिव्यू मेन्यू के हेडिंग में होता है। इसे देखिए यहाँ पर से क्या बोल रहा है कि किस मेन्यू के हेडिंग में होता है। ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शन में यहाँ पर से आप अपने वर्कशीट को या प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर किस मेन्यू के हेडिंग में होता है तो वो रिव्यू में होता है। जब आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो रिव्यू में आप देखेंगे कि सबसे पहला ऊपर में ही यहाँ पर से प्रोटेक्ट वर्कशीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक 2 ऑप्शन आपको मिलेगा। बाकी और भी जगह पर होता है, जैसे होम पर भी क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट के अंदर रहता है, या फिर जो सीट आप लॉक करना चाहते हो उस सीट पर राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट कर सकते हैं। चौथा जो होता है आप फाइल पे भी क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन आप किस मेन्यू के हेडिंग में ही होता है तो रिव्यू मेन्यू पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से देखिएगा कि प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन रहेगा। आप वहाँ पर से एक्सेल के फाइल को लॉक और अनलॉक जैसे फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है कि इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स के तालिका बनाने के लिए, यानी कि आपको टेबल बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन का सेलेक्ट करना होगा? तो सबसे पहले नंबर तो यह है कि आप मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा, जो भी इंसर्ट मेन्यू, अगर आपको टेबल बनाना है तो इंसर्ट मेन्यू को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद उसमें टेबल ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो टेबल बॉक्स खुलेगा। उसके बाद फिर आपको कितना रो और कितना कॉलम चाहिए उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यदि आप चाहते हैं कि जो टेबल है वो आपकी जो वर्कशीट है जो आप लिखे हुए हैं, कंटेंट्स जो लिख रहे हैं उसके अंदर वो फिट हो, तो उसके लिए ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन का उपयोग करना होगा। ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, उसमें अगर जैसे कोई वर्ड बड़ा है या फिर कोई छोटा है तो वो क्या करेगा, खुद से ऑटो एडजस्ट कर लेगा, जो बड़ा रहेगा उसके अनुसार से एडजस्ट करने का काम करता है ऑटो फॉर्मेट। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि बड़ी संख्या में रो और कॉलम वाले डेटा वाले वर्कशीट में जब आप वर्कशीट के दूसरे हिस्सों को स्क्रॉल करते हैं, यानी कि स्क्रॉल मतलब माउस में स्क्रॉल बटन होता है तो स्क्रॉल करते हैं, तब वर्कशीट के जो पहली रो होता है वो उसी जगह पर मतलब स्टोर रहता है हेडिंग के तौर पे, और बाकी सारी चीज़ों क्या होती है मतलब हाइड होते चला जाता है। तो ये फंक्शन कहाँ से अप्लाई किया जाएगा, तो इसके लिए आपको रिव्यू पे क्लिक करना होगा, उसमें फ्रीज पैनल्स नाम का ऑप्शन होता है और फ्रीज द फर्स्ट रो आपको करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्सेल यहाँ पे ओपन है और हम चाहते हैं कि जो पहला रो है ये इसी जगह पे स्टॉप रहे, अब बाकी सारे जो है वो हाइड होते चला जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले तो हमें रिव्यू पे क्लिक करेंगे। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद इसमें देखिएगा कि रिबन में बहुत सारे ऑप्शन होता है, इसमें हम यहाँ पर से फ्रीज पैनल नाम को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें 3 प्रकार के ऑप्शन आपको सामने ओपन होगा। पहला तो फ्रीज पैनल रहेगा और दूसरा जो रहेगा कि टॉप ऑफ रो रहेगा, फिर फर्स्ट कॉलम रहेगा। तो हमें यहाँ पे रो पे करने के लिए बोला गया तो हम रो पे क्लिक करेंगे। तो जैसे रो पे क्लिक करेंगे एक अलग से लाइन क्रिएट होगा और जब माउस का स्क्रॉल बटन स्क्रॉल करेंगे तो पहला रो को छोड़कर बाकी सारे रो जो होगा हाइड होते चला जाएगा। तो स्क्रॉल बटन यहाँ पर से करिए या फिर आप वर्कशीट में जो स्क्रॉल बार होता है उसको भी आप मूव कर सकते हैं। तो जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ये इस तरह जो जितने भी रो रहेगा या कॉलम रहेगा सब हाइड हो जाएगा, लेकिन जिसे स्क्रॉल मतलब फ्रीज पैनल किया गया है वो उस जगह पर स्टॉप रहेगा, यानी कि उसे हम लोग रिव्यू से कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की कोई कैसे उल्लेखित कर सकता है कि जब वर्कशीट में, यानी कि कोई कैसे जब आप कुछ इन्फॉर्मेशन लिखें और पासवर्ड लगाए हुए हैं उसमें, तो उस चीज़ को कैसे एडिट कर सकता है। तो जब भी आप अपने वर्कशीट में पासवर्ड लगाए हुए हैं और उसे एडिट करना है, कोई यूज़र है जो उसे एडिट करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग को बदलना चाहता है, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना होगा। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपको सेल पे जाना होगा और प्रोटेक्ट पे जाने के बाद अनप्रोटेक्ट जैसा ऑप्शन करना होगा। फॉर्मेट नाम का ऑप्शन जो होता है वो होम में होता है। होम पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखेंगे सेल नाम का स्टाइल होता है। सेल ग्रुप पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें फॉर्मेट आएगा। फॉर्मेट पे जब क्लिक कीजिएगा तो एक लिस्ट ओपन होगा। लिस्ट के नीचे से 3rd नंबर पे आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्ट का ऑप्शन है। तो अभी तो पासवर्ड नहीं लगा हुआ है तो इसलिए प्रोटेक्ट का ऑप्शन है, और जैसा ही इसमें हम कुछ भी पासवर्ड लगा देते हैं और फिर से अगर हम वहाँ पर जाते हैं ऑप्शन पे तो यहाँ पे अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन आता है, और जो भी पासवर्ड लगाए हुए हैं वो पासवर्ड टाइप कीजिए और इंटर कीजिए, फिर आप उस वर्कशीट को एडिट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है कि पावर पॉइंट में फॉर्मेट बैकग्राउंड का उपयोग
डैश डैश के समय के लिए किया जाता है। अगर आप फॉर्मेट बैकग्राउंड का अगर बात करें तो उसका इस्तेमाल होता है पूरे बैकग्राउंड या फिर स्लाइड को डिजाइनिंग के लिए। इसे कैसे किया जाता है इसे आपको पावर पॉइंट में हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि MS पावर पॉइंट ओपन है और इसे हम जब भी इसके जो स्लाइड होता है उस स्लाइड का डिज़ाइन करना है तो इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, तो पहले तो यहाँ पर डिज़ाइन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो डिज़ाइन ऑप्शन में यहाँ पर से देखिएगा बहुत सारे डिज़ाइन तो यहाँ पर से मिल ही जाता है, लेकिन इसके अलावा आपको और भी तरह के डिज़ाइन चाहिए तो यहाँ पर से बैकग्राउंड स्टाइल यानी कि बैकग्राउंड फॉर्मेट का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर से देख सकते हैं कि फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन, इससे पहले भी बहुत सारे डिज़ाइन और कलर रहता है, लेकिन अगर आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाते हैं और इसमें क्या होता है आप स्लाइड में यहाँ पे अलग तरीके से कलर भी फिल कर सकते हैं। आप जिस भी प्रकार के कलर फिल करेंगे उसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंस करने का ऑप्शन रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे क्लिक करके किसी भी तरह का और भी डिज़ाइन लाने के लिए तो आप यहाँ पर से किसी भी तरह का डिज़ाइन भी ला सकते हैं। अगर कोई पिक्चर या फिर किसी भी तरह का टेक्सचर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत तरह का पिक्चर या फिर टेक्सचर का भी फंक्शन होता है और इसे भी ट्रांसपोज करने का फंक्शन होता है। तो जो भी स्लाइड होता है उसे डिज़ाइन करने के लिए हमें फॉर्मेट बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं और उससे ज़रिए हम लोग पूरे स्लाइड को डिज़ाइन भी कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है 47 नंबर के, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो की ऊंचाई बदलने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत यह है कि एक समय में केवल एक ही रो की ऊंचाई यानी कि उसका हाइट में बदलाव किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो सही भी है, और गलत इसलिए है क्योंकि एक बार में एक ही नहीं किया जा सकता, एक बार में बहुत लोग को कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप सेलेक्ट कितना किए। अगर आप सेलेक्ट इस प्रकार से सेलेक्ट किए हैं मतलब 10-20 सेलेक्ट कर लिए और आप होम पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर से देखिएगा कि रो का हाइट रहता है और यहाँ पर 15 भी दिखा हुआ है और आप इसको 30 कर देते हैं, एडिट करके इंटर प्रेस करते हैं तो सबका बदल जाएगा। लेकिन अगर आप एक सेल पे अगर आप किसी एक रो पे हैं और उसके बाद आप उसका हाइट बदलना चाहते हैं, उसका साइज में बदलाव लाना चाहते हैं तो एक बार आप सेलेक्ट किए हुए एक सेल को तो उतना ही बदलेगा। एक तरीके से कहा जाए तो जितना सेल को हम मतलब जितने रो को हम सेलेक्ट किए हुए रहेंगे उतना रो को हम एक साथ में बदलाव कर सकते। और ये चीज़ MS वर्ड में भी होता था कि जब हम किसी भी वर्ड पे एक सिंगल वर्ड पे क्लिक किए हुए तो अगर किसी भी तरह का बदलाव करते थे तो सिर्फ एक वर्ड पे बदलाव होता था। लेकिन अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक से अधिक वर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद अगर जब हम चेंजिंग करेंगे तो सारे में चेंजिंग होगा। तो इसका मतलब सबसे बढ़िया उपाय यह है कि जब भी आपको एक से अधिक कुछ भी चीज़ों में फॉर्मेटिंग करना है तो पहले उस सारी चीज़ों को आप सेलेक्ट कर लीजिए और जब आप फॉर्मेटिंग करेंगे यानी कि बदलाव करेंगे, एडिटिंग करेंगे तो सब में बदलाव होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। पता होगा आपको कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट का मतलब ये हो गया कि जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिस पे आप एडिटिंग कर रहे हैं, जिस पे आप डिज़ाइन बना रहे हैं। दूसरा होता है डाटा सोर्स। डाटा सोर्स का मतलब हो गया कि जो आप इन्फॉर्मेशन जैसे जिस लोग के पास आपको ये मैसेज या इन्फॉर्मेशन भेजना है उसका नाम कहीं तो आप फिल करके रखिएगा ना, तो जहाँ पर आप रखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा सोर्स कहा जाता है। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, आउटलुक होता है। ये आउटलुक क्या होता है, आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही एक बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। जैसे आप MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी प्रकार से इस्तेमाल होता है आउटलुक। बट आउटलुक का काम जो होता है वो मेलिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। इसका जीमेल से कनेक्शन होता है और उससे आप किसी के पास डॉक्यूमेंट को भेज सकते, शेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से SMTP सर्वर के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो SMTP का जो पहले पूरा नाम आप जान लीजिए कि SMTP का पूरा नाम S से सिंपल, M से मेल, T से ट्रांसफ़र, P से प्रोटोकॉल होता है, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और इसके बारे में गलत कथन यह है कि एक प्राप्तकर्ता ईमेल क्लाइंट एड्रेस की जांच करता है। तो ये जांच करने का काम नहीं होता, ये मेल ट्रांसफ़र करने का काम होता है। एक साथ हम कई लोगों के पास मेल भेज सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं, एप्लीकेशन भेज सकते हैं, उसके लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है कि क्लास बी ये क्या होता है, ये नेटवर्किंग से क्वेश्चन है। तो क्लास बी नेटवर्क में पहले डैश डैश बिट्स एड्रेस के नेटवर्क में हिस्सा होता है। तो क्लास बी नेटवर्क में 16 बिट्स एड्रेस का हिस्सा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है कि पहुंच यानी एक्सेस की गति को बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से व्यवस्थापित करने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा 1 2 3 का, यानी कि पहले डायल अप का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर DSL का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद केबल का। ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है और इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 52 है कि विंडो एक्सपी डेस्कटॉप पर पाया जाने वाला छोटा चित्र वह प्रतीक होता है कि जो प्रोग्राम, एप्लीकेशन या फाइल को दर्शाता है। इनमें से प्रत्येक कंप्यूटर के भीतर यानी अंदर मौजूद किसी भी आइटम्स, फाइल या प्रोग्राम के शॉर्टकट होते हैं, उसे आइकन्स कहा जाता है। आइकन्स के आधारित पे एक क्वेश्चन हम अपने मन से भी आप लोग के साथ करना चाहते हैं कि जब भी डेस्कटॉप पे छोटे छोटे फाइल और फोल्डर देखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो आप लोग क्या टिक लगाएंगे? आइकन्स होगा। यानी कि स्क्रीन पर जब छोटे छोटे फाइल और फोल्डर शो होता है या फिर प्रोग्राम शो होता है तो उसे आइकन्स के रूप में कहा जाता है, यानी उसका नाम आइकन्स होता है। और आइकन्स को डिलीट करने के बाद वो कहाँ चला जाता है? तो रिसाइकल बिन में चला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि आपने जो मतलब हम हैं, आप हैं, जो भी हैं, तो आपने रो 7 और 8 को सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट रो पे जाते हैं और इसको चुनने के बाद फिर क्या करेंगे कि इंसर्ट सीट एक रो पे क्लिक कर देते हैं। और याद रखिएगा कि यहाँ पर से हमने 2 रो को सेलेक्ट किया हुआ है, तो जब 2 रो को सेलेक्ट किए हुए हैं तो 6 के बाद 2 रो और क्या होगा? क्रिएट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको प्रैक्टिकली देखना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकली ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा मेरे अनुसार से। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ वाकई में सर कमेंट मतलब जो प्रैक्टिकली बताते हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, या फिर और भी कई सारी चीज़ें। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ऊपर में कुछ लिख देते हैं और लिखने के बाद हम क्या किए कि 2 सेल को हम सेलेक्ट कर लिए। अगर इसमें रो की वो बात कर रहा है तो हम यहाँ पर से रो भी आपको दिखा देते हैं। जैसे ये रो और कॉलम दोनों में अप्लाई होगा, तो हम जैसे यहाँ पर 7 और 8 रो को सेलेक्ट किए और फिर इंसर्ट में यहाँ पर होम पे क्लिक किए और इसमें देखिएगा कि सेल ग्रुप में इंसर्ट फंक्शन होता है। ये वाला इंसर्ट नहीं, होम वाला इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 6 के बाद क्या हुआ? 2 रो और क्रिएट हुआ। ये 2 रो इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि हमने 7, 8 को 2 को सेलेक्ट किए हुए थे तो 2 हुआ। अगर हम आप देखिए आपके एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर 3 को सेलेक्ट किए और इंसर्ट में गए और इस पर क्लिक किए तो 3 क्रिएट हुआ। और ये तो रो में हुआ, आपको कॉलम में भी दिखाते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पर से 2 को कॉलम को सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद 3 कॉलम सेलेक्ट हो गया, उसके बाद इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद कॉलम पे क्रिएट किए तो 3 कॉलम ऊपर क्रिएट कर दिए। यानी कि ये नहीं है कि ये रो पे ही लागू होगा, कॉलम पर भी लागू हो सकता है, बट यहाँ पे रो पे क्वेश्चन है तो रो के अनुसार से ही करना होगा। तो अगर आपको ये लगता है कि प्रैक्टिकली देखने के बाद या फिर आप जितने भी चीज़ें आपको पढ़ाते हैं प्रैक्टिकली समझाते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में वो सारी चीज़ें जो काम का होता है तो एक कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर वो जो प्रैक्टिकली बताते हैं वो बहुत काम का होता है। वीडियो को लाइक कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि डैश आपके कंप्यूटर फाइल संग्रहित करने का एक स्थान होता है। यहाँ डॉस, यूनिक्स यानी कि डॉस, यूनिक्स और विंडो क्या है? तो डॉस, यूनिक्स और विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर से बोला गया है कि डॉस, यूनिक्स और विंडो इत्यादि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम को वर्कित संरचना में पाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम अपने कंप्यूटर डायरेक्टरी कंप्यूटर में फाइल को स्टोर करता है, और यानी कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो उसका कहीं ना कहीं एक प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है, और जिस जगह पे प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है और उस प्रोग्रामिंग वहाँ स्टोर रहता है उस जगह को हम लोग डायरेक्टरी के नाम से बुलाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है कि मेल मर्ज का उपयोग करके लेवल प्रिंट करने के लिए आप कैसे स्टेप को फॉलो करेंगे। तो आपको हम इस एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले नंबर आपको प्रैक्टिकल जानना है या फिर आपको ऐसा ही जानना है। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको प्रैक्टिकली जानना है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेल मर्ज पे एक हम वीडियो बनाएं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो मेल मर्ज पे चाहिए या नहीं चाहिए। तो कमेंट पे अगर आप लिखते हैं कि मेल मर्ज में हमें एक वीडियो चाहिए तो हम ज़रूर बनाएंगे, लेकिन आप कमेंट में लिखेंगे तब। ऐसे तो जो जनरली चल रहा है वो तो चलेगा ही। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले नंबर आपको मेलिंग पे क्लिक करना होगा और उसके बाद फिर लेवल पे क्लिक कीजिएगा। लेवल पे जाने के बाद लेवल ऑप्शन पे जाइएगा, लेवल प्रोड्यूसर पे क्लिक कीजिएगा, लिस्ट आपके पास आएगा। उसको कैसे होगा इस सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली देखना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर तो आपको MS वर्ड ओपन करना होगा, और MS वर्ड ओपन करने के बाद आप मेलिंग वाला ऑप्शन को यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर से देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना होगा। और जब क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएगा, लेटर है, मेल मैसेज है, इन्वेलप है, लेबल है। तो इस लेवल पे जब क्लिक करेंगे तो इसका सारा टूल्स ओपन होगा, और आप किसे प्रिंट करना है, बनाना है, किस तरह की चीज़ें बनाना है, इसके स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। आपको हम एक सिंपली थोड़ा सा दिखाते हैं कि कैसे क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से आएगा और इसमें आपको टेबल बनाना होगा। फिर टेबल बनाने के बाद आप इसमें लेवल के जितने भी सारे चीज़ें फंक्शन है आप उसे चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं उस क्वेश्चन को।
तो लेवल के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है और उसके बारे में समझना है तो उसके लिए आपको एक अलग से हमें वीडियो बनाना होगा। इसमें आपको हम ये बताए हैं कि ये कैसे स्टेप फॉलो किया जाता है और एमएस वर्ड में कहाँ पे होता है। तो मेलिंग पे क्लिक करने के बाद मेल मर्ज में ऑप्शन होता है, तो इसमें एक क्रेडिट नाम का ऑप्शन पे, क्रिएट नाम का जो ऑप्शन पे क्लिक करके आप बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 यह है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो स्लाइड सॉर्टर जो व्यू होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है स्लाइड्स को पूर्ण व्यवस्था मतलब स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर जो 4 नंबर उसमें 10 नंबर पे ले आकर रखना है तो मतलब एक जगह से दूसरे जगह कस्टमाइज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है कि जितने भी स्लाइड होता है सब छोटे छोटे आइकन्स के तौर पर दिखाई देने लगता है। जैसे आपको हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को दिखाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि एमएस पावर पॉइंट ओपन हो गया है, हमें व्यू पे जाना होगा, व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर से देखिएगा कि स्लाइड सॉर्टर व्यू रहेगा। अभी नॉर्मल व्यू में तो इस तरह से शो कर रहा है, लेकिन स्लाइड सॉर्टर व्यू पे जब क्लिक करेंगे तो जितना भी स्लाइड था सबको वो एक छोटे छोटे इमेज आइकन्स के तौर पे बन गया है। अगर हम चाहते हैं ये वाला जो नीचे रहे तो इसे नीचे कर देंगे, इसके यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं तो यानी कि जो पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है उसका इस्तेमाल होता है स्लाइड को एक जगह से दूसरे जगह एडजस्ट करने के लिए और कस्टमाइज करने के लिए। और तीसरा जो इसका उद्देश्य होता है या फिर एक साथ सारे स्लाइड को देखने के लिए भी हम लोग करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है कि विश्व में कहीं पर भी हार्डवेयर के क्लस्टर द्वारा संचालित इंटरनेट पर अपने टर्मिनल पर वितरित कंप्यूटिंग के सर्विस को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जो सीपीयू होता है, माइक्रो प्रोसेसर जिसे कहते हैं, उसमें छोटे छोटे लाखों ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। आपको बताते हैं कि ट्रांजिस्टर अभी एक माइक्रो प्रोसेसर में लाखों मतलब ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है एक माइक्रो प्रोसेसर में। लेकिन सेकेंड जनरेशन यानी कि जो सेकेंड जनरेशन जब सिस्टम चला था 1956 के अप्रोक्स में, बाद में जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें एक ट्रांजिस्टर एक सिस्टम में लगा हुआ होता था। ट्रांजिस्टर को खोज 1947 में फर्स्ट टाइम किया गया और उपयोग जो है 58 के या फिर मतलब 55 के बाद ही इसके इस्तेमाल किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है कि एमएस वर्ड का उपयोग करते समय आप डॉक्यूमेंट को फुटनोट और सम्मिलित करने के लिए अगर आपको शामिल करना है तो इसके लिए कौन से मेन्यू पे क्लिक करना होगा, तो रेफरेंस मेन्यू पे क्लिक करके आप फुटनोट और एंडनोट का सहारा ले सकते हैं। तो जब भी आपको फुटनोट और एंडनोट आपको रेफरेंस से जोड़ना होगा तो एमएस वर्ड ओपन करना होगा। एमएस वर्ड जब ओपन करेंगे तो ऊपर में देखिएगा कि यहाँ पे मेन्यू पे रेफरेंस लिखा हुआ है और इसी में यहाँ पर से देखिएगा इंसर्ट एंडनोट और इंसर्ट फुटनोट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप इसके सहारे आप यहाँ पर से एंडनोट और फुटनोट का जोड़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है कि यदि एमएस वर्ड में सेलेक्टेड किए गए टेक्स्ट को कॉपी करना हो तो किस बटन का प्रयोग मतलब क्लिक किया जाएगा, तो कॉपी ऑप्शन जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन होता है ये कहाँ पे रहता है, तो होम पे क्लिक कीजिएगा और होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिपबोर्ड में यहाँ पे कॉपी नाम का जो ऑप्शन देख रहे हैं, अगर आप इसमें कुछ लिखें और लिखने के बाद सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी पे क्लिक कीजिएगा तो ये वर्ड कॉपी हो जाएगा और ताकि हम इसे बार बार क्या करेंगे, पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेल मर्ज पे कोई वीडियो चाहिए या फिर किसी और भी चीज़ पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को अगर किसी को ज़रूरत है, कोई दोस्त ऐसे हैं जो इस तरह का तैयारी करते हैं, तो उनके पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ें और उनको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि और हमें भी वीडियो बनाने में ज़्यादा मज़ा आएगा।